सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पाठ नमक। आज हम पढ़ेंगे भाग 4। कल वह लाहौर से चली जाएगी। साफिया खुद से ही बात कर रही है और क्या कह रही है? कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब वह कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा। अब उसे नींद आ रही थी और नींद में उसे सपने में क्या दिखाई दे रहा था? वही दूधिया आंचल सिख बीबी का, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। सपने में उसके कानों में वही सिख बीबी के शब्द वाक्य गूंज रहे थे। फिर दिखा इकबाल का मकबरा। सपने में वो और क्या देखती है? इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, नारंगी मतलब संतरी रंग की, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोलसिरी की खुशबू। मोलसिरी एक सदाबहार वृक्ष होता है, उस पर जो फूल लगते हैं वो बड़े ही खुशबूदार होते हैं, तो उनकी खुशबू से आ रही थी। और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए, चुपचाप, उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। ये 2 इंसान कौन हो सकते हैं? सपने में वो देख रही है, एक वो खुद होगी और एक शायद उसके भाई होंगे जो कि पुलिस में है। वो चुपचाप और उदास बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान नहीं है, बेजान है, परछाइयों की तरह। तो तुम कल चली जाओगी? उसके भाई ने शायद सवाल पूछा सपने में। हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल या शायद कभी नहीं। तो वह असमंजस में है। उसे पता नहीं कि अब आया भी जाएगा या नहीं आया जाएगा। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। सपना टूट गया, नींद खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब, दूब का मतलब घास, से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। लबालब का मतलब है पूरी तरह से भरी हुई जो टोकरी थी कीनुओं की, शायद उसका हाथ उन पर जाकर स्पर्श कर गया था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। मेवा क्या होता है? जो सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बादाम, काजू। तो इसी तरह उसके एक दोस्त ने उसको ये उपहार देते समय कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया फर्स्ट क्लास में के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी, चाय की प्याली हाथ में लिए, कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में, टोकरी के नीचे, कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। तो उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ नमक ही छाया है। वह बड़ी ऊहा-पोह में है कि किस तरह से यह नमक उधर जाएगा। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई। झिरझिरी सी मतलब कंपी सी आई। और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत, मोहब्बत मतलब प्रेम का यह तोहफा, उपहार चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। तो उसने यह निश्चय कर लिया कि वह चोरी छिपे नमक नहीं ले जाएगी। यह प्यार मोहब्बत का तोहफा है, तो यह उसे दिखाकर ही ले जाएगी, छिपा कर नहीं। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला
तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। कस्टम का मतलब है सीमा शुल्क, कस्टम डिपार्टमेंट सीमा शुल्क विभाग। तो उसमें जो अफसर था वहाँ पाकिस्तानी कस्टम अफसर, वह उसकी तरफ बढ़ चली। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे। वो साहब कौन थे? पाकिस्तानी कस्टम अफसर थे। लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल मतलब आध पके बाल, आधे काले आधे सफ़ेद, आँखों पर ऐनक। ये उनका चेहरा मोहरा बताया गया है। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा, बोले, फरमाइए। फरमाइए मतलब कहिए। उनके लहजे का मतलब बोल चाल का ढंग, उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत साहस बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रश्न पूछा सफ़िया ने हिम्मत करके उससे। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा, ध्यान से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। अजीज़ों का मतलब रिश्तेदारों से, यारे प्यारों से मिलने आई होंगी, ये वो अंदाज़ा लगाता है। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। प्रश्न अधूरा छोड़ देती है, शायद पूछना चाहती है कि आपको भी तो इधर आए वर्षों हो गए होंगे। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। तो वो पाकिस्तानी कस्टम अफसर जो है वो बताता है कि जब पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान से अलग हुआ था, तभी यहाँ आ गए थे। मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। दिल्ली को ही वह भी अपना वतन, अपना राष्ट्र, अपना देश मानता है हृदय से। शरीर उनका बेशक पाकिस्तान में है, लेकिन मन उनका दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता मतलब धीरे, रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उसने सारी वास्तविकता उस पाकिस्तानी कस्टम अफसर को बता दी। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। अफसर ने उस पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई, तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद स्वयं सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। इसका क्या भावार्थ है? वो कहना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत के जो तोहफे होते हैं उन्हें कस्टम रोका नहीं करता, या प्रेम मोहब्बत कस्टम की गिरफ्त में नहीं आता। इसी प्रकार का भावार्थ इसका है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। खातून का मतलब है कुलीन महिला, अच्छे खासे घर की महिला, भली औरत भी कह सकते हैं आप। रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। वे कौन? पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। हसरत भरी, हसरत का मतलब कामना या इच्छा, भरी नज़रें, बहते हुए आंसू और ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों को बीच में से काटती हुई, यानी कि उनकी भावनाओं को रौंदती हुई, काटती हुई जो रेल है वो सीमा की तरफ बढ़ चली। भारतीय और पाकिस्तान की सीमा की तरफ वह रेल बढ़ चली। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमृतसर में वाघा अटारी बॉर्डर जो है उसी की का यहाँ जिक्र हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता था। वह अपने आप से विचार कर रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। शायद वह ध्यान से देखती आ रही थी कि जहाँ सीमा होगी वहाँ कोई सीमा रेखा होगी, कोई रेखा, कोई लाइन खींची होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, ज़बान का मतलब भाषा, एक सी सूरतें मतलब शक्लें,
और लिबास मतलब पहनावा, सब कुछ एक सा था। एक सा लब्बो लहजा, बोलने चलने का ढंग और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। नवाज रहे थे मतलब सम्मानित कर रहे थे, यानी कि सब कुछ एक जैसा ही लगता था। लोग एक जैसे थे, उनकी बोली वाणी एक जैसी, शक्लें सूरतें एक जैसी थी, पहनावा गालियाँ तक एक जैसी थी। फिर दोनों को बांट दिया गया। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। तो क्या कहती हैं, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था। वे अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल दाखिल होते हुए हिचकिचाई। वे बोले, आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब वो डर गई। जैसे उसने पुलिस वाले को बुलाया तो वह डर गई। उसके मन में एक भय व्याप्त हो गया कि पता नहीं पुलिस वाले को क्यों बुलाया है, मुझ पर शक हो गया है या क्या बात है, अब क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। पुलिस वाले को उसने कहा, 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला। घूरता हुआ क्यों चला गया कि ये साहब इस महिला की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं, शायद उसके मन में यही सवाल होगा, इसलिए घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा मतलब पृष्ठ खोल दिया। बाई और नजरुल इस्लाम ये बंगाल के प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे की तस्वीर थी। और टाइटल का मतलब शीर्षक वाले सफ़े का मतलब पृष्ठ पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। यानी कि ये जो पुस्तक वो दिखा रहा था सफ़िया को, ये 1946 में उसके एक दोस्त ने दी थी। और उस अफसर का नाम सुनील दास गुप्त था, जो कि कस्टम अधिकारी वहाँ पर था। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? वेस्ट बंगाल भारत के हिस्से में ही, ईस्ट बंगाल अलग देश है। हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़क्र का मतलब गर्व से कहा। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ मतलब बंटवारा हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर दोनों प्रसिद्ध हस्तियाँ लेखक को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उससे ठीक 1 साल पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी मतलब वो शादी की वर्षगांठ थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने सवाल पूछने के लहजे से कहा, हैरान होकर। तो वो अधिकारी कहता है, मैंने आपसे कहा ना मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा, हाँ हाँ ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोली, तो पहले से बस इधर ही कस्टम था। तो वो कहता है अधिकारी कि पहले तो इधर ही कस्टम था, लेकिन अब उधर भी गोलमाल हो गया, मतलब उनके देश में भी अब कस्टम हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर कर बोले, वैसे तो डाब का अर्थ होता है कच्चा नारियल, कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारे यहाँ मतलब कि ईस्ट बंगाल के डाब की क्या बात है, यानी कि वो अपने यहाँ के नारियल की तारीफ़ करता है, ढाका के नारियल की तारीफ़ करता है। हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। सभी अपनी मातृभूमि अपनी जन्मभूमि की प्रशंसा करते हैं, तो वैसे ही वो भी कर रहा है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया
सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने